तो यहाँ पे हमने कोड में देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं है, कोड वही है, सिर्फ यहाँ पे सबनेट मास्क मैंने डिफरेंट यूज़ किया था, ये सब मैंने सब CRDR रेंज में ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, पुराना वाला ही कोड है जो हमने मेंशन किया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने पोर्ट ऐड किया है, ये आप नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, ये HTTPS का पोर्ट नंबर है, तो ये इसके लिए SSL सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये सिक्योर वेबसाइट करने के लिए यूज़ होता है ये पोर्ट नंबर। बाद में हमने और कुछ नहीं चेंज किया है, मैंने जो की क्रिएट की थी वो की का यूज़ किया है, यहाँ पे nginx हाइपन की करके मैंने यूज़ की थी, वो वाले की का नाम मैंने यहाँ पे हमारे कोड में चेंज किया है, बाकी वही कमांड है, पहले अपडेट होगा और बाद में nginx इंस्टॉल होगा, तो उस प्रकार हमने अप्लाई चलाने के बाद nginx इंस्टॉल हुआ है। ओके, तो अभी हम AWS कंसोल पे जाके चेक करते हैं कि वही चीज़ें हमें जो मिल रही है कि जो हमने नाम यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, उसका नाम है डेमो एस जी, तो ये हम चेक कर लेते हैं वहाँ पे जाके डेमो एस जी क्रिएट हुआ है क्या नहीं। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में पहले डेमो एस जी देख लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप में ये डेमो एस जी नाम का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे इनबाउंड रूल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पोर्ट के लिए यूज़ किया है 2280, ये दोनों सफिशिएंट है, 443 नहीं भी ऐड करते हो तो भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि ये 22 SSH के लिए हमने यूज़ किया है और 80 HTTP के लिए, और ये जो 443 है वो HTTPS के लिए, सिक्योर कनेक्शन के लिए, इसका नहीं भी यूज़ करते हो तो अभी के लिए चल जाएगा। उसके बाद में हमने आउटबाउंड रूल सेट किया था, आउटबाउंड रूल ओके, जो 0 to 65,535 तक चलेगा, इसके लिए अभी हमने सभी पोर्ट ओपन किए थे इस रेंज के। ये हो गया हमारा डेमो एस जी क्रिएटेड। उसके बाद में हम अभी EC2 मशीन पे जाते हैं। ये EC2 हमारा स्पिन हुआ है। ओके, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे nginx की का यूज़ हुआ है कनेक्शन के लिए, यहाँ पे दिखा रहा है अटैच nginx की। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें इनबाउंड आउटबाउंड दोनों दिखाई देंगे, और कौन से सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच है, तो डेमो एस जी नाम के सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे भी आपको इनबाउंड आउटबाउंड रूल दिखेंगे इस EC2 मशीन के साथ अटैच वन। ओके, तो अभी हम इसकी जो पब्लिक की है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे हिट करते हैं, तो हमें उसका डिफ़ॉल्ट पेज मिलना चाहिए nginx का। अगर nginx प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है तो आपको nginx का डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप सॉफ्टवेयर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं उस EC2 मशीन में, या फिर कोई भी VM आप स्पिन करते हो उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, आपको पता है इस EC2 मशीन का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, उस हिसाब से आप उस EC2 मशीन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डेवलपर को प्रोवाइड कर सकते हो। उस पर्पस के लिए हम इस प्रकार रिमोट EXE ये प्रोविजनर यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, कल के सेशन में हुआ नहीं था ये, आज के सेशन में हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट सेशन के लिए बढ़ते हैं, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वो कोड एक बार भेज दीजिए फिर से, ये वाला जो नया आपने चेंजेस किया ना। हाँ, ये भेज देता हूँ फिर से, पर आपको आपके
AWS अकाउंट में जो की है उसका नाम यूज़ करना है, मेक श्योर। ये मैंने हाँ हाँ। क्रिएट की है इसलिए। कहाँ तक है ये रिसोर्स, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं आया होगा, इग्रेस तक आया है। ओके। यहाँ तक आया, यहाँ तक ले लेते हैं पहले। कॉपी नहीं हुआ क्या? कोड अभी तो भेजा मैंने। उसके बाद ये वाला। ठीक है, ये कोड भी भेज दिया आपको चैट में। इसको पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं अभी। सर ये एंजिनिक्स सर एग्जैक्टली क्या मतलब, व्हाट काइंड ऑफ टूल इज इट सर? ये वेब सर्वर जैसा है, इसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, पर ये वेब, आप समझ लो कि वेबसाइट जैसे अपाची है ना हमारा, अपाची हाँ को यस हम, सर। हाँ अपाची वेब सर्वर है ना जो हम हम्म। नेट में यूज़ करते हैं, तो राइट। वैसे ही सेम ये nginx सर्वर है। इसमें आप वेब पेजेस होस्ट कर सकते हो, ओके 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 उसके लिए यूज़ होता है nginx। तो इसमें ओके। भी वही पाथ रहता है, वेयर www.html वेर डॉट एचटीएमएल, पाथ, हाँ। हाँ उसी के अंदर हम वेब पेजेस होस्टिंग करते हैं। तो ओके आप उसके अंदर भी नए नए फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर भी कुछ आपके पेजेस रख के, वेब पेजेस कर रख के भी आप उसको भी एडिट कर सकते हो, ओके। 20xc प्रोविजनर का यूज़ करके। वो भी आप करके देख सकते हो। ओके सर। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम मॉड्यूल के लिए देखते हैं, तो पहले मॉड्यूल समझ लेते हैं। ओके। इसको रहने दो, बाद में देखते हैं इसको, कोड का क्या करना है करके। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के मॉड्यूल रहते हैं, एक लोकल मॉड्यूल और दूसरा रिमोट मॉड्यूल। जैसे कि हमारे लोकल प्रोविजनर था और
रिमोट प्रोविजनर था, वैसे ही यहाँ पे लोकल मॉड्यूल है और रिमोट मॉड्यूल है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन लोकल मॉड्यूल यूज़ करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिमोट मॉड्यूल यूज़ करता है। तो लोकल एंड रिमोट मॉड्यूल में डिफरेंस ये है कि लोकल में क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज खुद क्रिएट करते हैं, यानी हम हर चीज़ के लिए रिसोर्स लिखते हैं। जैसे कि हम EC2 के लिए रिसोर्स लिखेंगे, S3 के लिए लिखेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए लिखेंगे, राउट 53, या फिर जो भी सर्विसेज हम क्रिएट करने चाहते हैं उसके लिए हम रिसोर्स लिखेंगे खुद लोकल में, और एक जगह पे वो रख देंगे। ओके, तो मैं पहले लोकल समझा देता हूँ आपको। लोकल में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, इससे अच्छा हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे और उसके अंदर लिखते हैं मॉड्यूल्स। ओके, तो लोकल में क्या हो रहा है, लोकल मॉड्यूल्स में, लोकल मॉड्यूल में हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉड्यूल नाम का, और उस मॉड्यूल नाम के फोल्डर में सर्विस के हिसाब से हम सब फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे कि EC2 के लिए एक फोल्डर क्रिएट करूँगा मैं, S3 बकेट के लिए एक क्रिएट करूँगा, बाद में IAM यूज़ कर रहा हूँ तो IAM के लिए एक क्रिएट करूँगा, या फिर मैं सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एक क्रिएट करूँगा। उसके बाद में हमारा जो भी हम यूज़ करेंगे, इलास्टिक IP के लिए क्रिएट करेंगे। तो अलग अलग फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं लोकल मॉड्यूल में, और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन रखी जाती है। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसकी डेफिनेशन रखेंगे, इससे रिलेवेंट डेफिनेशन, यानी वो रिसोर्स कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में हम उसमें लिखते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, दूसरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उस प्रोजेक्ट में जैसे कि A नाम का प्रोजेक्ट है, उसके बाद में B नाम का प्रोजेक्ट है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट में हम मॉड्यूल को कॉल करते हैं, इस प्रोजेक्ट में हम मॉड्यूल को, जो मॉड्यूल डायरेक्टरी है उसको हम कॉल करते हैं। तो इसको कॉलिंग मॉड्यूल भी बोला जाता है, और एक हिसाब से प्रोजेक्ट फोल्डर से मॉड्यूल एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर से मॉड्यूल एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट जो रहते हैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डेवलपर। ओके, और ये मॉड्यूल रिपोजिटरी रहती है, इसको क्रिएट किया जाता है क्लाउड इंजीनियर द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, और प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है डेवलपर। तो डेवलपर को हम लिमिटेड कोड देते हैं, और वो लिमिटेड कोड का यूज़ करके, लिमिटेड कोड का यूज़ करके वो कोई सर्विस क्रिएट कर सकता है। ओके, तो वो सर्विस क्रिएट करने के लिए वो उसके प्रोजेक्ट के अंदर ही वो कोड का यूज़ करेंगे, और उस कोड के द्वारा वो कुछ जो भी सर्विस हम बोलेंगे, जैसे कि मुझे EC2 क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लिमिटेड कोड देंगे, और उस लिमिटेड कोड के द्वारा वो EC2 क्रिएट कर पाएगा। ओके, तो इस पर्पस के लिए हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, लोकल मॉड्यूल का। ये प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। दूसरी चीज़ होती है रिमोट मॉड्यूल। तो रिमोट मॉड्यूल में हम लोग रिमोट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, इसमें डेवलपर को कुछ भी नहीं दिया जाता है, इसमें हम लोग ही सब कुछ क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ही क्रिएट करते हैं, डेवलपर नहीं करता है। लोकल में डेवलपर को चांस रहता है वो क्रिएट कर पाए, पर रिमोट में वैसा नहीं है, रिमोट में हम सब कुछ हम ही क्रिएट करते हैं। तो जो भी इंफ्रा क्रिएट करना है तो वो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस में हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन पास करेंगे। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पास करना इन द सेंस क्या करना है कि रिमोट मॉड्यूल में हम terraform.io की वेबसाइट से रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, और उस रिसोर्सेज का यूज़ करके हम मॉड्यूल क्रिएट सर्विसेज हमारे अकाउंट में क्रिएट करेंगे। terraform.io की वेबसाइट पे उन्होंने मॉड्यूल के अंदर बहुत सभी रिसोर्सेज क्रिएट करने की प्रोसेस रखी है। तो वो वाली प्रोसेस को सिर्फ यानी उनके रिपोजिटरी को हम कॉल करेंगे, उनके रिपोजिटरी को कॉल करके हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम हमारे AWS अकाउंट में वो सर्विसेज क्रिएट कर पाएंगे। ओके,
तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कैसे, जैसे कि मैं EC2 मशीन के बारे में बोल रहा हूँ, तो EC2 मशीन में मुझे कौन सी की यूज़ करना है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप को नाम क्या देना है, पोर्ट कौन से पास करने हैं, उसके बाद में उस EC2 मशीन का नाम क्या देना है। तो इसी एडिट जो हमें इंफॉर्मेशन कस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वही हम ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेंगे रिमोट मॉड्यूल में terraform.io के वेबसाइट से। तो पहले हम लोकल मॉड्यूल समझ लेते हैं, बाद में हम रिमोट मॉड्यूल के लिए जाएंगे। तो लोकल मॉड्यूल में मैंने जैसे बताया कि हम एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं टेराफॉर्म नाम के फोल्डर में आया हूँ, जहाँ पे मैं अभी तक कर रहा था, उसमें मैं एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, मैंने मॉड्यूल नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। हम मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मॉड्यूल्स रख रहे हैं। इसके अंदर हम EC2 नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो इसका बेनिफिट ऐसा होता है कि आप फ्यूचर में कुछ भी एडिट करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि S3 नाम का, EC2 नाम का। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो EC2 रिलेवेंट है। तो मैं वैसे ही यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, लैंग्वेज चूज करता हूँ टेराफॉर्म, और यहाँ पे मैं इसको पहले सेव करता हूँ। सेव कहाँ पे करना है मुझे, EC2 नाम के फोल्डर में, तो मॉड्यूल के अंदर EC2 के अंदर यहाँ पे मैं सेव करूँगा EC2.tf नाम से। ओके, TF एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि मैंने सेव टाइप या लैंग्वेज चूज़ किया है टेराफॉर्म, इसलिए EC2.tf आ गया इसको नाम। तो यहाँ पे मैं EC2 रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखूँगा। तो यहाँ से हम EC2 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, जैसे कि ये वाला, बाकी चीज़ें नहीं लेते, जो जनरल चीज़ें है वो ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा ब्लॉक क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये होगी मेरी EC2 रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम एक ही देख रहे हैं, मल्टीपल EC2 रहते हैं, मल्टीपल EC2 मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए रहते हैं, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, इजीली एडिट कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें के लिए भी इसका यूज़ करते हैं कोई कोई लोग मॉड्यूल का। पर जनरली मॉड्यूल का यूज़ ऐसा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सर्विसेज उस फोल्डर के हिसाब से, और एक एक इसको हम कॉल कर सकते हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे मैंने EC2.tf में इस EC2 रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखी है। उसी प्रकार हम S3 लिए भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ओके, उसी प्रकार S3 के लिए भी रख सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी रख सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली मॉड्यूल के अंदर और एक फोल्डर बना देना है और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ SG, तो SG रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन इस फोल्डर में रख दूंगा। ओके, तो पहले EC2 एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बाद में SG का भी देखेंगे प्रैक्टिकल। तो अभी EC2 यहाँ पे रखने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट नाम का भी फोल्डर क्रिएट करना है मुझे। मैंने बताया यहाँ पे आपको पहले ही कि मुझे दूसरा फोल्डर बनाना है जो मेरे मॉड्यूल फोल्डर को कॉल करेगा। तो मुझे एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाना है जो डेवलपर बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए A नाम का प्रोजेक्ट के अंदर A नाम का फोल्डर बना रहा हूँ, या A नाम का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर A नाम का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो A नाम का प्रोजेक्ट बना के हम EC2 मॉड्यूल को कॉल करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ प्रोजेक्ट नाम का। ओके, प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर हम A नाम का फोल्डर बनाते हैं, A नाम का। और इस फोल्डर के अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी प्रोवाइडर फाइल रखनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी प्रोवाइडर फाइल, और दूसरी हमारी वेरिएबल फाइल। ये दोनों फाइल हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि उसी के द्वारा क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मेरी वेरिएबल फाइल ये रही,
और ये मेरी एग्जाम्पल नाम की फाइल। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर टेराफॉर्म के प्रोजेक्ट में ए में, और इसमें अभी हम डायरेक्टली चेंज करते हैं। मैं इसको EC2 के लिए नाम दे देता हूँ क्योंकि ये EC2 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर अभी स्लाइडली चेंजेस करते हैं हम। वेरिएबल की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ये सब हटा देते हैं। सिर्फ हमने प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन रखी है और वो वेरिएबल को कॉल करेगा। कौन से वेरिएबल को कॉल करेंगे? ये वेरिएबल, ये फाइल को कॉल करेगा अभी। ये EC2 जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं यहाँ पे कोड पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं मॉड्यूल लिखूँगा। मॉड्यूल का नाम माई EC2 मॉड्यूल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे सोर्स में मुझे मेंशन करना पड़ेगा, सोर्स में मुझे पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो सोर्स में पाथ अभी देखो कैसे मेंशन करना है, ये मैं हटा देता हूँ। सोर्स में पाथ मुझे इस प्रकार मेंशन करना है। अभी मैं इस ए नाम के फोल्डर में हूँ, ए नाम के फोल्डर से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसके लिए आ जाएगा 2 डॉट्स। ओके, उसके बाद में मुझे प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर से भी बाहर निकलना है, इसके लिए भी आ जाएगी और 2 डॉट्स। ओके, यानी पहले 2 डॉट्स, यानी 2 डॉट्स स्लैश 2 डॉट्स। ओके, उसके बाद में मैं इस फोल्डर में आ जाऊंगा। इस फोल्डर के बाद मुझे इस फोल्डर में जाना है, इसलिए आ जाएगा ये वाला नाम मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स डायरेक्टरी में जाना है, इसलिए ये नाम आ जाएगा मॉड्यूल्स। उसमें हमें EC2 के अंदर जाना है, इसलिए नाम आ जाएगा EC2। और उसके बाद में ये फाइल तब एग्जीक्यूट होगी। तो हम कोड लेवल पे जाते हैं। तो पहले 2 डॉट्स मुझे ए फोल्डर से बाहर निकलने के लिए ओके, यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है आपको। दूसरा जो है, दूसरे जो 2 डॉट्स है, ये दूसरे 2 डॉट्स मेरे प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद में मैं टेराफॉर्म नाम के फोल्डर में आ जाऊंगा, और टेराफॉर्म नाम के फोल्डर में से मैं जंप करूंगा मॉड्यूल नाम के फोल्डर में। मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर से मैं जंप कर दूंगा EC2 नाम के फोल्डर्स में, और EC2 नाम के फोल्डर में मेरी फाइल है। ओके, तो इस प्रकार हम ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इतना ही कोड डेवलपर को प्रोवाइड करेंगे, तो वो EC2 मशीन स्पिन कर पाएगा और उसको पता भी नहीं रहेगा, उसने उसने वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी नहीं कर पाएगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि वो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं कर पाएगा। उसने बताया हमको कि मुझे एक मशीन चाहिए, मेरा ये पर्पज़ है, उसके पर्पज़ के हिसाब से हमने इंस्टेंस टाइप चूज़ करके हमने ही उसको मशीन का कोड रखा है, मशीन का क्रिएट करने का कोड रखा है हमारे दूसरे ये वाले EC2 मशीन कोड का कोड रखा है। उसको नहीं पता कि हम कौन सी AMI यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज़ कर रहे हैं। उसने हमें पर्पस बताया, उसके हिसाब से हमने क्रिएट करवा रहे हैं उसके लिए। तो डेवलपर को पता ही नहीं चलता है कि हम बैकग्राउंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं। ओके, और हम उसको लिमिटेड इंफॉर्मेशन देके वो खुद भी सर्विसेज क्रिएट कर सकता है लिमिटेड, यूजिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये इंस्टेंस टाइप जो है ये कोई कोई यहाँ पे पास करता था, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप रख के ये वाला इंस्टेंस टाइप है, इसके ऊपर ओवरराइट होता था नया वाला इंस्टेंस टाइप। तो डेवलपर क्या करते थे कि उसको टेस्टिंग के लिए चाहिए, पर वो क्या बोलता था, मुझे स्लो मशीन नहीं चाहिए T2 मैक्रो वाली, मुझे T2 लार्ज वाली चाहिए। तो T2 लार्ज वाली हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन चाहिए, पर उसका यूज़ भी नहीं था, तभी भी वो लोग हायर कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लॉन्च करते थे। तो उस पर्पज़ से बिलिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता था। तो ये जो इंस्टेंस टाइप है पहले मॉड्यूल के अंदर पास होता था, वो चेंजेस अभी टेराफॉर्म वालों ने हटा दिए। अभी हम पास नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, पहले ओल्डर वर्जन में हम कर सकते थे। 0.15 के पहले हम यानी 0.1 का कुछ तो वर्जन था पुराना वाला ओल्डर वन,
तो उसके अंदर हम कर सकते थे, पर अभी नए वाले सभी वर्जन में उन्होंने वो चेंजेस निकाल दिए और अभी हम नहीं कर सकते। पहले होता था, अभी नहीं होता है। मुझे वर्जन एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें वर्जन लिखा होगा कहीं तो हमने। ओल्डर वर्जन में इस प्रकार पास होता था, मॉड्यूल के अंदर ही हम पास कर पाते थे इंस्टेंस टाइप। जैसे कि मैंने वहाँ पे T2 मैक्रो लिखा है और इंस्टेंस टाइप यहाँ पे मैं T2 मीडियम लिखता हूँ, तो जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो T2 मीडियम का होगा, T2 मैक्रो का नहीं होगा। तो वो चेंजेस अभी टेराफॉर्म ने हटा दिए, ओवरकम कर दिए हैशीक्रॉफ्ट वालों ने वो चेंजेस। अभी डायरेक्टली जो लिखा है कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से ही इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो पहले हमें देखो, अभी हमें क्या करना पड़ेगा इस फोल्डर में। अभी हम कौन से फोल्डर में देखा जाए तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कोड कहाँ पे है हमारा, कोड यहाँ पे है। हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम वो कोड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो मैं फिलहाल PWD करोगे तो मैं अभी इस फोल्डर के अंदर हूँ, कौन से टेराफॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर। पर एग्जैक्टली मुझे कौन से फोल्डर के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट नाम के ए नाम के EC2 ए नाम के फोल्डर के अंदर। तो मुझे जंप करना पड़ेगा पहले उस फोल्डर के अंदर, तभी जाके मैं ये कोड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा टेराफॉर्म की कमांड्स रन करके। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी CD करके उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और उसमें ए नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं अभी ए नाम के फोल्डर के अंदर आया हूँ और उसमें देख रहा हूँ अभी मेरी दो फाइल्स है, एक variable.tf और एक ec2.tf। ये ec2.tf जो प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर है वही एग्जीक्यूट करेंगे मेरे मॉड्यूल फोल्डर को, मॉड्यूल फोल्डर के, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोर्स फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है इसलिए। तो मैं यहाँ पे पहले टेराफॉर्म, देखो ये नया फोल्डर है इसलिए मुझे सबसे पहले चलाना पड़ेगा टेराफॉर्म इनिट। जब भी हम नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलाना पड़ता है टेराफॉर्म इनिट, तभी जाके वो प्लगइन्स डाउनलोड करेगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में। और जब प्लगइन्स डाउनलोड हो गए तभी हमारे टेराफॉर्म रिलेवेंट कमांड चल पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलाना है टेराफॉर्म इनिट। तो टेराफॉर्म इनिट के ज़रिए प्रोवाइडर से रिलेटेड सभी कमांड्स, सभी एक्टिविटी या सभी प्रकार के चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो ये प्लगइन्स होना इम्पॉर्टेंट है, AWS से रिलेटेड प्रोवाइडर प्लगइन्स। तो इसलिए सबसे पहले हमें चलाना है इनिट, या फिर कोई भी फोल्डर हम नया क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसे हमें इनिशियलाइज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे थोड़ा टाइम लेगा इनिशियलाइज होने के लिए।
ओके, ये इनिशियलाइज हो गया। अभी हम टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। और बाद में टेराफॉर्म अप्लाई। तो मॉड्यूल के ज़रिए हम अभी EC2 मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल का यूज़ करके एक EC2 मशीन क्रिएट करके दे रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक EC2 मशीन हमारी लॉन्च हो गई मॉड्यूल के ज़रिए। ये कोड मैंने इतना ही कोड यूज़ किया है जो क्या कर रहा है, दूसरे मॉड्यूल नाम के रिपोजिटरी को कॉल करके उसके अंदर जो मेरी EC2.tf है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक EC2 मशीन लॉन्च कर रहा है। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है इसमें? सर। क्लियर है? यस सर। ओके, सिंपल है, जैसे हम इसमें करते हैं हमारे लिनक्स में, उसी प्रकार है ये, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लिनक्स के जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं एक मॉड्यूल बना रहा हूँ SG मॉड्यूल, तो उसके अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ जो कि मेरी सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड रहेगी। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे पुरानी वाली मेरी एग्जाम्पल नाम की फाइल है, वहाँ से मैं सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड कोड उठा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक का। और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और वो सेव कर रहा हूँ SG नाम की मॉड्यूल में, SG नाम का फोल्डर है उसके अंदर। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये क्या कर रहा है, मेरा डेमो SG नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मुझे डायनामिक ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। एक पोर्ट के लिए ही हम क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टली 22 पोर्ट के लिए।
मल्टीपल पोर्ट के लिए हम डायनामिक ब्लॉक यूज़ करते हैं। एक पोर्ट के लिए आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको भी सेव करता हूँ। इसको अभी मुझे सेव करना है मॉड्यूल के अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया वहाँ पे। मैं इसको नाम दे देता हूँ मेरे हिसाब से sg.tf। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है sg.tf ही देना है। आप आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं एज पर यूज़ और एज पर एनवायरनमेंट। sg.tf को अभी हमें कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल में जाऊंगा और सोर्स चेंज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे पहले इसको हटा देते हैं और सोर्स मेंशन करते हैं नया। डबल डॉट आ जाएगा, उसके बाद में फिर से डबल डॉट आ जाएगा और मॉड्यूल, और उसके बाद में sg। पहले डबल डॉट से हम ए फोल्डर से बाहर निकलेंगे, दूसरे डबल डॉट से हम प्रोजेक्ट फोल्डर से बाहर निकलेंगे, फिर हम मॉड्यूल फोल्डर में जंप करेंगे और उसके बाद में sg नाम के फोल्डर में, क्योंकि अभी मुझे एग्जीक्यूट करना है sg.tf का कोड। ओके, इसलिए तो इससे क्या होगा, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा। अभी उस सिक्योरिटी ग्रुप को, अगर उस सिक्योरिटी ग्रुप का कोड मुझे, अगर ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप का कोड अगर मुझे मेरे EC2 के अंदर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले मैं आउटपुट ब्लॉक लिख लेता हूँ। SG देव करके या SG डिटेल्स करके हम नाम दे देते हैं और वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू क्या पास हो जाएगी यहाँ पे, जो नाम है AWS .id। तो सिक्योरिटी ग्रुप जब हम अटैच करते हैं तो आईडी के द्वारा ही अटैच करते हैं EC2 मशीन में। हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, VPC को हमने सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच किया था। रिमोट EXE में भी हमने वैसे ही किया था, तो यहाँ पे भी हम सेम वैसा ही करेंगे। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारा क्रिएट हो रहा है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ये वाला जिसका नाम है dev_sg। एक्चुअल नेम देखा जाएगा तो ये क्रिएट होगा, पर ब्लॉक के हिसाब से नाम है ये वाला, तो यहाँ पे मुझे वही मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले आ जाएगा रिसोर्स टाइप, कौन सा है, AWS_security_group डॉट, उसके बाद में ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का नाम क्या है, dev-sg, और उसके बाद में उसकी मुझे आईडी चाहिए। जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसकी मुझे आईडी चाहिए। उस आईडी का यूज़ करके, उस आईडी का यूज़ करके मैं मेरे EC2 मशीन के साथ उसको अटैच करूँगा। तो वो कैसे अटैच करना है वो दिखाता हूँ मुझे। अभी ये मॉड्यूल क्या करेगा, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, पर उस सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ कैसे करना है अभी हम देखते हैं। तो मैं अभी एक EC2 मशीन लॉन्च करूँगा। EC2 का कोड ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और कॉल कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखो मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम क्या है, पहले कैसे कॉल होता है, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम। तो मॉड्यूल पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हम रिसोर्स डॉट रिसोर्स नेम। ओके, तो उसी प्रकार रिसोर्स टाइप डॉट उसका नाम आता है। तो यहाँ पे मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम। ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते। तो मॉड्यूल को अगर कॉल करना है, ये जो मॉड्यूल है इसको कॉल करना है। ये मॉड्यूल क्या कर रहा है, ये मॉड्यूल और एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। तो ये मॉड्यूल के ज़रिए ही हम उस सिक्योरिटी ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हमें इस मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा।
तो मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम आएगा। मॉड्यूल नेम क्या है, माई EC2 डॉट मॉड्यूल। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ये VPC को हमें इस जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसकी आईडी हमें चाहिए, जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, और ये मॉड्यूल क्या कॉल कर रहा है, इस सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर रहा है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप में से हमें जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसकी आईडी चाहिए, इसलिए मैंने आउटपुट ब्लॉक लिखा है। तो उसकी आईडी मुझे मिलेगी इस आउटपुट ब्लॉक के नेम से। ये आउटपुट ब्लॉक के नेम से मुझे उसकी आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करने पड़ेगा उस सिक्योरिटी ग्रुप के आउटपुट ब्लॉक का नाम, जो कि है SG-details। ये नाम मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, जिसकी भी आईडी यहाँ पे मुझे आउटपुट ब्लॉक से कैचअप होगी, उस आईडी अटैच होगी वो आईडी अटैच होगी मेरे VPC के साथ। इस प्रकार कॉलिंग चलेगा इसका। अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप मॉड्यूल के द्वारा क्रिएट करना है और उसका यूज़ भी करना है आपके EC2 इंस्टेंस में या फिर दूसरे रिसोर्सेस में, तो इस प्रकार उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि S3 बकेट का आपको क्लाउड फ्रंट में यूज़ करना है, तो आप एक मॉड्यूल लिखोगे S3 बकेट क्रिएट करने के लिए, और फिर एक आउटपुट ब्लॉक लिखोगे, और उस आउटपुट ब्लॉक में उस S3 का ARN आप लिखोगे, यानी ARN गैदर करोगे, और उस ARN का यूज़ आप क्लाउड फ्रंट में करोगे। जब आप क्लाउड फ्रंट क्रिएट करोगे तब वो जो आउटपुट ब्लॉक का आपने नाम दिया है, S3 के आउटपुट ब्लॉक का जो नाम दिया है, वो आप क्लाउड फ्रंट में यूज़ करोगे इस प्रकार। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी कैचअप करनी है। तो आईडी कैसे कैचअप करेंगे, तो आउटपुट ब्लॉक के जरिए कैचअप करेंगे, और उस आउटपुट ब्लॉक के जरिए जो आईडी कैचअप होगी वही आईडी हमें यूज़ करना है। तो इसलिए हमने उस आउटपुट ब्लॉक का नाम प्रोवाइड किया है VPC के साथ। ओके, तो अभी हम पहले सेव कर देते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली हमें ये एग्जीक्यूट करना चाहिए प्रोजेक्ट नाम के B नाम के फोल्डर के अंदर। B नाम का फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर चलाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैंने इनिट चलाया है, तो यहाँ पे मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाया। ओके, तो अभी B नाम के प्रोजेक्ट के अंदर चलाऊंगा तो फिर से मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनेगा, और फिर से एक वो मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड मॉड्यूल रहेगा, और एक बनेगा हमारे AWS प्रोवाइडर रिलेटेड। तो इसको हम फिर से इनिशियलाइज करके देखते हैं, क्योंकि अगर मैं फिर से वही यानी नया फोल्डर बनाऊंगा तो फिर से इनिशियलाइज करने में टाइम जाएगा। तो हम डायरेक्टली A नाम का ही फोल्डर यूज़ करते हैं। जनरली हम B नाम के फोल्डर में सिक्योरिटी ग्रुप के लिए चला के दिखाते हैं, प्रोजेक्ट में B नाम का फोल्डर क्रिएट करके चला के दिखाते हैं, पर यहाँ पे टाइम लेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी फोल्डर A नाम के फोल्डर में ही चला रहे हैं। टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। सर बट एक डाउट है सर, हम्म, डेवलपर लोगों को तो सर सिर्फ EC2 वाले कोड से मतलब ये रहता होगा ना। हाँ, उनको तो उतना ही काम है, जैसे EC2 क्रिएट करना या S3 बकेट क्रिएट करना, इस प्रकार का। हम्म इस प्रकार ये अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट्स बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मॉड्यूल इनिशियलाइज नहीं हुआ है। दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव द एट्रीब्यूट नेम SG-details, क्योंकि जो मॉड्यूल डायरेक्टरी बनी है A नाम के फोल्डर के अंदर, वो EC2 मॉड्यूल रिलेटेड बनी है, ये वाली फाइल।
इनिशियलाइज में टाइम लेता है, इसलिए मैं अलग फोल्डर नहीं करना चाहता था, पर वो नहीं ले पा रहा है, मॉड्यूल नहीं उठा पा रहा है। इसको इनिशियलाइज करके देखना पड़ेगा फिर से। तो इस फोल्डर के अंदर भी हमने नया फोल्डर बनाया, इसलिए हमें init कमांड चलाया वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी नई मॉड्यूल नाम की फाइल बनेगी जो कि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप को सपोर्ट करेगी। स्पेस का इशू दे रहा है। सर हर एक नए फोल्डर में हमको एंटर करने के लिए इनिट यूज करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो AWS रिलेटेड प्रोवाइडर प्लगइन्स डाउनलोड हो गए, तभी तो AWS रिलेटेड वो कुछ एक्टिविटी AWS अकाउंट में परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो भी प्रोवाइडर हम ऐड करते हैं, वो प्रोवाइडर की डिटेल्स हमें उस फोल्डर में चाहिए, इसलिए इनिट चलाना इम्पोर्टेंट है। बैकएंड के टाइम पे भी आपको चलाना पड़ता है इनिट, हर फोल्डर में क्रिएट करने के समय भी और बैकएंड के समय भी, दोनों टाइम पे आपको इनिट चलाना ज़रूरी है। अभी ले ली उसने, तभी 450 MB भी था। ये वेरिएबल फाइल आपको जिस लोकेशन में भी चलाना है वहाँ पे वेरिएबल फाइल्स रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी जाके आपके एक्सेस की, सीक्रेट की यूज़ करके वो इंस्टेंस क्रिएट कर पाएगा, या फिर जो भी सर्विसेज है वो क्रिएट कर पाएगा। तो हर नए फोल्डर में आपको रखना ज़रूरी है। टाइम क्यों ले रहा है इनिशियलाइज में? ओके, ये इनिशियलाइज हो गया। अभी हम प्लान चलाते हैं।
जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करेगा और EC2 मशीन भी क्रिएट करेगा, और वो सिक्योरिटी ग्रुप मेरे EC2 के साथ अटैच करेगा। इस पर्पस के लिए हमने अभी ये मॉड्यूल लिखा है। The VPC ID instance demo unsupported attributes. The line number 14 resource demo. The object does not have attribute name SG details. अच्छा, ये फाइल नहीं है वो। ये जो फाइल है वो प्रोजेक्ट में पी में ये वाली है।
इसने अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, इसका यूज़ करके देखते हैं आउटपुट ब्लॉक। ये वाली SJID है। VPC module dot module name VPC security group ID is equal to module name dot SG details, the line number 14 in the research sample. The module dot module name is a object. This object does not have attribute name SG details. अच्छा, उसने वो EC2 नाम का ही मॉड्यूल ले लिया था, SG नाम का मॉड्यूल नहीं लिया फाइल। ओके, अभी मॉड्यूल इनिशियलाइज ले रहा है। सर मुझे नहीं समझा सर, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये मॉड्यूल नेम चेंज किया ना, पहले हम EC2 नाम का ही मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे बार बार, तो वो रिपीटेटिव उसको वही ब्लॉक मिल रहा था, वो रिडायरेक्ट उसी को कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है वो उसी रिलेटेड। मॉड्यूल का कुछ एरर दे रहा है, ये मॉड्यूल डाउनलोड नहीं कर पा रहा है सही से। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, अभी तो ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। ये मॉड्यूल के द्वारा तो क्रिएट हो रहा है, पर उसका यूज़ हमें करना है तो वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम फिर से देखते हैं। ओके, तो ये लोकल मॉड्यूल में मॉड्यूल कॉल दूसरे रिसोर्सेस में, अदर रिसोर्सेस में मॉड्यूल कैसे कॉल करना है ये बाद में देखते हैं हम। अभी यहाँ तक हम लोकल्स में देखा है कि हम मॉड्यूल के ज़रिए कोई भी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। अभी उस सर्विस क्रिएट करने के बाद उस सर्विस का यूज़ कैसे करना है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, ओके सर। अभी तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 कैसे स्पिन करना है, एक एक रिसोर्स कैसे क्रिएट करना है वो देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि वो जो सर्विस हमने क्रिएट की है वो सर्विस दूसरे सर्विस में कैसे यूज़ करनी है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, इसका थोड़ा सा फिर से हम रिपीट कर लेंगे पोर्शन नेक्स्ट सेशन में। इसमें समझ में आया, थोड़ा आधा पोर्शन समझ में आया जो हमने आधा देखा।